हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, सीए फाइनल के बच्चों को ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए जिनके एग्जाम्स हैं मई 23 और ऑनवर्ड्स। आपको पता है डियर, कुछ दिनों पहले इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आरटीपीज इशू कर दिए थे मई 2023 अटेम्प्ट के लिए, बट डीटी के आरटीपी में खास बात हुई और वो खास बात ये थी कि इंस्टीट्यूट ने आरटीपी इशू की और उस आरटीपी को इशू करने के 4-5 दिनों के बाद उस आरटीपी को अमेंड करके एक नई आरटीपी उसकी जगह पे पोस्ट कर दी। अब सवाल बनता है कि कंफ्यूजन ये आया कि साहब की दो बातें आई कि ऐसा क्या हो गया कि आपने वो पुरानी आरटीपी या ओरिजिनल आरटीपी आपने हटा के उसकी जगह नई आरटीपी आपने पोस्ट कर दी। उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस थे जो कि आपने नई वाली आरटीपी में किए, जो कि पुरानी वाली आरटीपी या जो कि ओरिजिनल वाली आरटीपी में नहीं थे। तो अगर आप अभी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जैसे मैं यहाँ पे फाइनल में क्लिक करता हूँ, फाइनल में आरटीपी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो आप देखेंगे साहब डीटी के लिए जो आरटीपी है मई 2023, इसमें बगल में लिखा हुआ है अपडेटेड ऑन 9/3/2023, मतलब 9 मार्च को ये आरटीपी अपडेट हुई। तो चले, आरटीपी अपडेट होना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बट इसमें डियर एक बहुत खास बात है जो कि हम आपके साथ करना चाहते हैं। हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ओरिजिनल आरटीपी और अमेंडेड आरटीपी में मेन अंतर क्या है या फिर इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया। तो ये जो भी आप जो सामने हमारे देख रहे हैं, दैट इज दी ओरिजिनल आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने इनिशियली इशू की थी मई 2023 अटेम्प्ट के लिए। इसमें और अमेंडेड आरटीपी में सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है, मतलब बहुत माइनर चेंज है, बट है डियर बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान देना चाहिए। सो साहब, ये आपकी ओरिजिनल आरटीपी, हम कह सकते हैं इनिशियल आरटीपी थी। अगर आप इस इनिशियल आरटीपी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर वेलिश who is engaged in the business of trading VDAs, मतलब ये हुआ कि मिस्टर मतलब वेलिश जो है वो VDA के ट्रेडिंग में एंगेज है। VDA बोले तो वर्चुअल डिजिटल एसेट को वो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट ये अमेंडेड आरटीपी है जो कि इंस्टीट्यूट ने डीटी के लिए रिलीज की थी कुछ दिनों के बाद। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर वेलिश हु इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फर्नीचर्स, कि साहब मिस्टर वेलिश जो है वो फर्नीचर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। बाकी इस चेंज के अलावा और कोई बहुत बड़ा चेंज या और कोई ऐसा कोई चेंज नहीं है। हाँ डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ मई 2023 की आरटीपी का डिस्कशन वीडियो डिटेल्ड में हमने आपके साथ अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप सारे बच्चे उस आरटीपी के वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब देखें, क्योंकि डियर इस वाले आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने कुछ बहुत अच्छे आपको मतलब क्वेश्चंस वहाँ पे उस आरटीपी में थे। तो आप सारे के सारे बच्चे उस आरटीपी के वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें। अब हम थोड़ा सा इस अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि एक हमारे मिस्टर राजेश है, ठीक है। तो एक हमारे मिस्टर राजेश हैं और एक हमारे मिस्टर वेलिश हैं। मिस्टर राजेश ने मिस्टर वेलिश को एक वीडीए सेल किया, बहुत ध्यान से। मिस्टर राजेश ने मिस्टर वेलिश को वीडीए बोले तो वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किया, और इसका जो सेल प्राइस था डियर वो था 350, बहुत ध्यान से। और इसका जो इस वीडीए का जो एफएमवी था वो था 410। मिस्टर राजेश ने मिस्टर वेलिश को वीडीए सेल किया और उस वीडीए का जो सेल प्राइस था वो था 350 और इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो था 410। तो अगर आप देखें तो ये 350 और ये 410। अच्छा, तो सर फिर क्या हुआ, तो मुझे बताएंगे मिस्टर राजेश हमारे लिए क्या है, वीडीए के सेलर या फिर ट्रांसफरर, और मिस्टर वेलिश क्या है, वीडीए के बायर या फिर रेसिपिएंट। अच्छा, तो आपको पता है डियर कि वीडीए से जो भी इनकम आती है वो फ्लैट 30% के रेट पर टैक्स होती है अंडर सेक्शन 115BBH, ठीक बात है। अच्छा, उस वीडीए के इनकम पे हम आपको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह अलाउ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउ करते हैं। मुद्दे वाली बात क्या है कि ज्यादा आपका समय नहीं लगाते। मिस्टर राजेश ने 410 की वीडियो को 350 का सेल कर दिया, बहुत ध्यान से। मिस्टर राजेश ने 410 की वीडियो को 350 का सेल कर दिया, पर हम जब मिस्टर राजेश के लिए इस वीडियो का सेल प्राइस कंसिडर करेंगे, बहुत ध्यान से, हम जब 350 लेंगे सेक्शन 115BBH के लिए, हम जो सेल प्राइस लेंगे वो 350 लेंगे, हम फेयर मार्केट वैल्यू 410 नहीं ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक है आपका सेक्शन 50C जो कहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की और उसका सेल प्राइस उसके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो साहब हम आपके लिए कैपिटल गेन निकाल देंगे कंसीडरिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक बात है, क्योंकि सेक्शन 50C एक्सप्रेसली इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है। इसी तरीके से सेक्शन 50CA जो कि एक्सप्रेसली अनलिस्टेड शेयर्स को कवर करता है, बट साहब वीडीए के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।
आर यू गाइस गेटिंग? तो सेलर के केस में, सेलर के हैंड में हम जो सेल प्राइस कंसिडर करेंगे डियर, वो हम एक्चुअल सेल्स प्राइस, जो सेलर जो है वो जो जिस प्राइस में सेलर ने उसको सेल किया। मतलब ये हुआ कि भले इस वीडीए का फेयर मार्केट वैल्यू 410 था, बट सेलर ने चूंकि इसको 350 का सेल किया है, तो हम सेलर के लिए जो वीडीए की सेल प्राइस लेंगे वो 350 लेंगे। ये बात तो क्लियर है? अच्छा, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। परेशानी आती है रिसिपिएंट के साथ, परेशानी आती है रिसिपिएंट के साथ। रिसिपिएंट कौन है? मिस्टर वेलिश। अच्छा, मिस्टर वेलिश के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को मिस्टर वेलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है डियर कि मिस्टर वेलिश ने एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा एसेट खरीद लिया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 410 है, जिसके लिए उसने सिर्फ 350 पे किया। ठीक बात है? अच्छा, जब वीडीए हमारे एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब साथ में सेक्शन 56(2)(10) में जो प्रॉपर्टी की मतलब डेफिनेशन है वो भी अमेंड हुई थी, और वहां पे वीडीए को भी डाल दिया गया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। यहां पे साहब मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56(2)(10), उसमें क्या है? उसमें यहाँ पे वीडियो को भी डाल दिया गया था। अगर आप पॉइंट नंबर जे देखें तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने वीडियो को भी डाल दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायर या अगर रिसिपिएंट कोई वीडीए अगर उसको मिलता है एज अ गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो साहब रिसिपिएंट के हैंड में सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? रिसिपिएंट के हैंड में सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि मिस्टर वेलिश के हैंड में यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। हाँ डियर, तो देखेंगे मिस्टर वेलिश ने 410 के गुड्स को 350 का खरीद लिया, मतलब 60,000 रुपए का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। सेक्शन 56(2)(10) जो है वो मैक्सिमम कितना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को टॉलरेट करता है? 50,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेक्शन 56(2)(10) लग जाएगा। परेशानी यहां तक नहीं है। परेशानी क्या है? अगर आप सेक्शन 56(2)(10) में प्रॉपर्टी का मीनिंग पढ़ेंगे तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रॉपर्टी मींस अ कैपिटल एसेट ऑफ द एसेसी, मतलब बायर, मतलब रिसिपिएंट की साहब प्रॉपर्टी जो होगी वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायर के हैंड में या फिर अगर मान लीजिए कि मतलब रिसिपिएंट के हैंड में जो प्रॉपर्टी उसको मिल रही है इधर एज अ गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर वो ट्रेडिंग एसेट है तो साहब 56(2)(10) नहीं लगेगा। यू गाइस गेटिंग? 56(2)(10) नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या कहता है? कैपिटल एसेट ऑफ द एसेसी। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्ट के लैंग्वेज के हिसाब से देखूं तो वीडीए को हमने प्रॉपर्टी के मीनिंग में डाल दिया। अगर वीडीए आपको मिलता है एज अ गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट अमाउंट, तो उस केस में अगर वीडीए आपका कैपिटल एसेट है तो आपके ऊपर 56(2)(10) लग जाएगा, आपके ऊपर सेक्शन 56(2)(10) का इंप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक बात है? बट इंस्टीट्यूट ने डियर मई 2023 के लिए जो सप्लीमेंट पेपर इशू किया था, उसमें इंस्टीट्यूट ने एक बात लिखी थी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इंस्टीट्यूट का मई 2023 का सप्लीमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, देखेंगे डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 43 में टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसिप्ट ऑफ वीडीए एज गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। In order to tax gift of VDA in the hands of the recipient, section 56 has been amended। ठीक बात है, to include VDA within the definition of property। ये बात भी सही है, बट इसके आगे इंस्टीट्यूट ने एक लाइन लिख दी और कह दिया for this purpose it is immaterial whether the VDA is a capital asset or not। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट के स्टैंड के हिसाब से मिस्टर वेलिश के हैंड में या तो ये वीडीए ट्रेडिंग एसेट हो या कैपिटल एसेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सिचुएशन में 56(2)(10) मिस्टर वेलिश के हाथ में लग जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? दोनों सिचुएशन में चाहे वो क्या हो, एक मतलब ट्रेडिंग एसेट हो या क्या हो, मींस कैपिटल एसेट हो, मिस्टर वेलिश के दोनों केस में वीडीए जो है मतलब सेक्शन 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। ठीक बात है? बट अगर आप एक्ट पढ़ें तो एक्ट में तो लिखा गया है अब कैपिटल एसेट ऑफ द एसएससी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट का जो स्टैंड था वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह सकते हैं विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट में कहा हुआ है कि साहब फॉर दिस पर्पस इट इज इमटेरियल वेदर द वर्चुअल डिजिटल एसेट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। और एक्ट क्या कहता है? प्रॉपर्टी शैल बी अ कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, अब इंस्टीट्यूट ने जो ओरिजिनल आरटीपी इशू की थी, उसमें मिस्टर वेलिश को क्या बताया था? मिस्टर वेलिश क्या कर रहे हैं? इंगेज इन द बिजनेस ऑफ
ट्रेडिंग ऑफ वीडीएस, मतलब ये हुआ साहब कि मिस्टर वेलिश जो है वो वीडीए का ट्रेडिंग कर रहे हैं। मींस वीडीए मिस्टर वेलिश के हैंड में क्या है, ट्रेडिंग एसेट। तो भले मिस्टर वेलिश के हैंड में वीडीए क्या है, ट्रेडिंग एसेट, बट इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट को फॉलो किया था और कहा था कि साहब ट्रेडिंग एसेट हो या वीडीए क्या हो, कैपिटल एसेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिचुएशन में वीडीए जो है वो 56 मतलब दोनों सिचुएशन में 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। आई यू गाइस गेटिंग? तो ये ओरिजिनल आरटीपी का स्टैंड था आईसीआई का, क्योंकि यहां पे उन्होंने कहा था कि मिस्टर मतलब वेलिश जो है वो वीडीए के मींस ट्रेडिंग में एंगेज्ड है। तो मिस्टर वेलिश ने जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में वीडीए परचेज किया था फ्रॉम मिस्टर राजेश, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? भले वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में था, पर चूंकि मिस्टर वेलिश क्या कर रहे हैं, वीडीए की ट्रेडिंग, मतलब वीडीए इनके लिए क्या बन गया, ट्रेडिंग एसेट। डिस्पाइट दिस 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट का यही स्टैंड है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट्री में भी यही कहा हुआ है। पर सर जी जो अमेंडेड आरटीपी है उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या कह दिया, इंस्टीट्यूट ने कह दिया मिस्टर वेलिश इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फर्नीचर। मतलब मिस्टर वेलिश ने अब जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मींस 4(10) के वीडीओ को 350 का खरीद लिया, मिस्टर वेलिश के हैंड में वो वीडीओ क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने एज इट इज एक्ट के साथ अलाइन कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इन्होंने जो ओरिजिनल आरटीपी जो इश्यू की थी उसमें इंस्टीट्यूट का जो स्टैंड था वो इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट के हिसाब से तो था, बट साहब वो सप्लीमेंट ही कहीं ना कहीं एक्ट के थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा था। ठीक बात है। और इन्होंने अपने ओरिजिनल आरटीपी में वही स्टैंड रखा हुआ था, बट इन्होंने आरटीपी को अमेंड किया और कानो कान किसी को खबर नहीं लगने दी, और जो अमेंडेड आरटीपी में जो इन्होंने प्रोविजन डाला है वो इन्होंने एज इट इज एक्ट के हिसाब से अलाइन कर दिया, और जो थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा था उसको रिमूव कर दिया। तो सर ये कहानी तो आपने सुना दी, हमें क्या करना है, हम जो सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं मई में या ऑनवर्ड्स, हमें क्या करना है? हाँ डियर, अब सवाल बनता है आपको क्या करना है, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो गई। अब लेट्स सी कि अगर मैं वीडियो रिसीव करता हूं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और एज अ गिफ्ट, तो हमें क्या करना है? तो डियर मैंने ना इस वाले जो एनालिसिस में ये पूरी की पूरी बात आपको लिख के दी हुई है। आप चाहें तो इसे हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि इंस्टीट्यूट ने तो चले अपने आरटीपी को अमेंड कर दिया, और इंस्टीट्यूट ने आरटीपी को अमेंड करके अपने पोजीशन को जो है वो अकॉर्डिंगली एज पर द एक्ट बना दिया, और थोड़ा सा जो कॉन्ट्राडिक्शन जो कहीं कहीं लग रहा था उसको हटा दिया। सवाल बनता है बच्चों को क्या करना है? डियर फ्रेंड्स, इस बात की पूरी संभावना है कि अगर आपके एग्जाम में इनएडिक्वेट वीडीए का कंसिडरेशन का क्वेश्चन आएगा, अगर इंस्टीट्यूट को 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी करवानी होगी, तो ये 100% श्योर है कि इंस्टीट्यूट उसको आपका कैपिटल एसेट बनाएगा। मींस इंस्टीट्यूट एग्जाम में उसको क्या बनाएगा? कैपिटल एसेट ऑफ दी रिसिपिएंट। बट सर अगर उसने उसको ट्रेडिंग एसेट बना दिया, तो अगर इंस्टीट्यूट ने लेट्स से क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में वीडीए को अगर लेट्स से ट्रेडिंग एसेट बना दिया, और लेट्स से कि अगर एक वीडीए जो कि मतलब ट्रेडिंग एसेट है उसको अगर आप रिसीव कर रहे हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और फॉर विदाउट कंसिडरेशन, तो हमें क्या करना होगा? ये है रियल क्वेश्चन। तो डियर आप वहां पे 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी कंसिडर करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। क्योंकि डियर अभी भी ये पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं है कि साहब अगर वीडीए लेट्स से रिसिपिएंट के हाथ में ट्रेडिंग एसेट है तो फिर 56(2)(10) इन्वोक होगा या नहीं होगा। हाँ, इंस्टीट्यूट ने इस वाले इशू को अपनी तरफ से आगे एक्सटेंड नहीं किया, और इंस्टीट्यूट ने अपने पांव थोड़े से पीछे मतलब खींच लिए, और इंस्टीट्यूट ने कहा कि साहब हमें कंट्रोवर्सी में फंसना ही नहीं। तो इस बात की बहुत संभावना है कि इंस्टीट्यूट ये कंट्रोवर्शियल इशू आपको एग्जाम में नहीं देगा। बट लेट्स से कि अगर एग्जाम में कहीं ना कहीं से अगर ये क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको अगर आप वीडीए के मतलब रिसिपिएंट हैं, और अगर जो आपने जिस वीडियो को अगर आपने मतलब रिसीव किया है, अगर वो आपके लिए ट्रेडिंग एसेट है, और इस वीडियो को जो आपने रिसीव किया है, अगर आपने इसको रिसीव किया है एज अ गिफ्ट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी को चेक करवाता है, तो आप चाहें तो 56(2)(10) लगा भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे वीडियो तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट के हिसाब से है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपने सप्लीमेंट में कहा हुआ है फॉर दिस पर्पज इट इज इमटेरियल वेदर द वीडीए इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इसका
इन शॉर्ट हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप चाहें तो 56-10 आप लगा भी सकते हैं, और आप चाहें तो 56-10 आप ना लगाएं और वहां पे नोट मतलब लिख दें कि साहब ये जो वीडीए है वो रेसिपिएंट के लिए क्या है, एक तरीके का मतलब बिजनेस एसेट, और ये 56-10 के लिए अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि 56-10 के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट। ठीक बात है। सो आई होप डियर कि इंस्टीट्यूट ने ये चेंज क्यों किया था, ये आपको समझ में आ गया।